हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज की इस क्लास के अंदर हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे अपना सीक्वेंसेस का टॉपिक। और प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने यहाँ पर देखा था कि सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है, बहुत सारे एग्जांपल्स भी आपको दिए थे। वहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीखा था कि इंक्रीज कर रही है या फिर डिक्रीज कर रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, बस उसी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले टॉपिक को हम थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे और प्रॉपरली यहाँ पर पढ़ेंगे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बेसिस पे कितने टाइप की सीक्वेंसेस होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर 5 टाइप की सीक्वेंसेस होती हैं और इस टॉपिक को बोलेंगे मोनोटोनिसिटी ऑफ द सीक्वेंसेस। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो आपने अगर प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप क्या कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं हमारी प्रीवियस क्लासेस। ठीक है, जहाँ पर हमने बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, सुप्रीमम, इन्फीमम, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जीएलबी, यूएलबी क्या होता है, ठीक है, ये एलयूबी और जीएलबी क्या होता है। ठीक है, और फिर बाद में हमने आपको अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है और वहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था रेंज कैसे निकालते हैं किसी भी सीक्वेंस की। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी वहाँ पर बताए थे, सब सीक्वेंस के बारे में भी छोटा सा वहाँ पर डिस्कशन किया था। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं। फिर मैंने बोला था उसके बाद जो मेन है आपका इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है, कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है फिर डाइवर्ज कर रही है, ये चीज़ हमको बस कंफर्म करनी है। उसके लिए मेथड होता है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन है और उस डेफिनेशन का यूज करके ही आपको पता करना होगा यहाँ पर कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है या फिर डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, तो एक तो बाय डेफिनेशन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है जो कि आपको करना रहेगा, क्वेश्चंस आपके इसी टाइप से पूछे जाएंगे। और एक होता है हम यहाँ पर लिमिट निकाल के भी पता कर लेते हैं कि सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्ज कर रही है फिर डाइवर्ज कर रही है। बट आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेफिनेशन है आपकी प्रॉपर डेफिनेशन, उस डेफिनेशन से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पे चलने से पहले उससे पहले के कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि लिमिट क्या होता है और लिमिट पॉइंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, लिमिट और लिमिट पॉइंट दोनों एक अलग अलग चीज़ है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिमिट पॉइंट को ही लिमिट समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है, दोनों में बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मोनोटोनिसिटी ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए, आज की हेडिंग हमारे पास क्या है, मोनोटोनिसिटी ऑफ सीक्वेंसेस। ठीक है, तो सीक्वेंस की मोनोटोनिसिटी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जिसमें पहली होती है हमारे पास जो फर्स्ट टाइप की सीक्वेंस होती है उसको बोलते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, एक होती है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, वहीं पर दूसरी होती है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, बस यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या बात है, यहाँ पर जो इनइक्वालिटीज़ लगेंगी बस वही मेन है यहाँ पर। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी सीक्वेंसेस में जैसे A1 लिया, A2 लिया, A3, जैसे S1 S2 S3 ये टर्म्स हो गई सीक्वेंस SN की। तो S1 फर्स्ट टर्म हुई, S2 सेकेंड टर्म हुई, S3 थर्ड टर्म हुई। तो अगर हम देखें आगे वाली टर्म अगर पीछे वाली टर्म से बड़ी आ रही है, हर बार ऐसा हो रहा है कि आगे वाली टर्म पीछे वाली टर्म से बड़ी है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के लिए देख लीजिए, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से सीक्वेंस चल रही है। तो ये सीक्वेंस किसकी हो गई, ये n की सीक्वेंस हो गई। ठीक है, सीक्वेंस इसका जनरल टर्म मैंने टर्म क्या हो गया, n हो गया। तो इसको एक्सपेंड करके इसकी टर्म्स लिख ली। यहाँ पर देखिए हर बार क्या हो रहा है, सपोज दैट ये हमारे पास आगे वाला टर्म है तो इसको हमने Sn+1 से डिनोट कर दिया, और जो पीछे वाला प्रीवियस टर्म है इसको हमने Sn से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो Sn+1
हमेशा ग्रेटर देन है किसके, एसएन से। यहाँ पर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो सकता है, बड़ा है या फिर इक्वल भी आ सकती है कुछ टर्म, यानी कि रेपिटेशन भी यहाँ पर अलाउड है। क्या है यहाँ पर रेपिटेशन भी अलाउड है, कुछ टर्म यहाँ पर रिपीट भी कर सकती हैं। तो इसलिए अब हम आपको समझाने के लिए बताया था कि आगे वाली टर्म पीछे वाली टर्म से बड़ी है। देखिए 3 2 से बड़ी है, 4 3 से बड़ी है, ठीक है। अब क्या यहाँ पर कुछ टर्म रिपीट भी हो सकती हैं, तो इसके लिए एक अलग सा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। अलग से एग्जाम्पल में सपोज दैट हमने लिया 1 2 2 3 3, फिर हमने लिया 4 4 4 4। इस तरीके से ये हमारे पास एक सीक्वेंस चल रही है। 1 1 बार आया, 2 2 बार, 3 3 बार, 4 4 बार। बट यहाँ पर क्या है, अगर आप देखेंगे नेक्स्ट वाली जो टर्म है प्रीवियस वाली से बड़ी है। यहाँ पर अब ये नेक्स्ट टर्म है, फिर इन दोनों के कंपेयर करा लीजिए, तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल आ रही हैं, ठीक है। फिर इन दोनों को कंपेयर कराएंगे तो नेक्स्ट वाली टर्म प्रीवियस वाली से बड़ी है। इन दोनों को कंपेयर कराएंगे तो नेक्स्ट वाली टर्म प्रीवियस के इक्वल है। यहाँ पर भी नेक्स्ट वाली टर्म प्रीवियस के इक्वल है। फिर यहाँ पर फिर से आएंगे, नेक्स्ट वाली प्रीवियस से बड़ी है, तो या तो बड़ी है या फिर उसके इक्वल आ रही है। तो इस टाइप की सीक्वेंस में क्या होता है, SN+, यानी कि जो आगे वाला जो नेक्स्ट टर्म है वो हमेशा क्या होगा, प्रीवियस से ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल टू, ठीक है। क्या होगा, SN+1 ग्रेटर देन इक्वल टू n फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर n, फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर n। तो बस ये इनइक्वालिटी जो यहाँ पर लगी है, कौन सी, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट, जिसका एग्जाम्पल क्या हमने लिया, ये वाला एक एग्जाम्पल ले लिया। यहीं पर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग की बात कर लें, किसकी बात करेंगे, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस की। तो यहाँ पर क्या होगा, इस बार क्या यहाँ पे क्या था कि नेक्स्ट वाली टर्म बड़ी आ रही थी प्रीवियस से, तभी तो इंक्रीज करेगी, या फिर उसके इक्वल भी। यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट वाली जो टर्म होगी वो प्रीवियस वाली टर्म से छोटी होगी या फिर उसके इक्वल होगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, SN+1 क्या हो जाएगा, ये छोटा होगा या फिर इक्वल हो जाएगा SN के, ठीक है। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी लगी है, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर कौन सी लगी थी, ग्रेटर देन इक्वल टू, फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर n, ठीक है। यहाँ पर ये डिनोट कर रहे हैं नेक्स्ट टर्म, यानी कि आगे वाली टर्म, और ये हमारे पास प्रीवियस वाली टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल की बात कर लिया जाए, यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल हम यहाँ पर बैठाएंगे फिट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, सपोज दैट ये हमने लिखा -1, ठीक है, -2 -2 -3 -3 -3 -4 -4 -4 माइनस कर दीजिए तो ये डिक्रीज करने लग जाएगी यही सीक्वेंस, ठीक है। -1 से छोटा -2 है, -2 से छोटा -3 है, या फिर इक्वल भी आ रही है टर्म्स यहाँ पर। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अब इसके बाद आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो थर्ड कैटेगरी क्या है, थर्ड टाइप क्या है यहाँ पर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एग्जाम्पल लिखते भी चलिए, क्योंकि यहाँ पर हम इरेज कर देंगे तो आप कहेंगे मैंने तो लिख नहीं पाया। तो वीडियो पे जैसे ही हम यहाँ पर बीच बीच में एग्जाम्पल लिखें, सारे एग्जाम्पल नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। और फोर्थ टाइप हो गई स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रिक्ट, जैसे टीचर नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ये टीचर बहुत ही स्ट्रिक्ट है, कोई रियायत नहीं है। तो यहाँ पर भी भाई कोई रियायत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास स्लैक इनइक्वालिटीज़ आ गई थी, यानी कि लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू लगा रहे थे। यहाँ पर कैसे इनइक्वालिटी आएंगी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आएंगी। यानी कि स्ट्रिक्ट का मतलब है भाई रिपीट नहीं करना चाहिए, बढ़ रहा है तो बढ़ना ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई टाइम रिपीट कर जाए, घट रहा है तो घटना ही चाहिए, बहुत ही स्ट्रिक्ट है ये सीक्वेंस। जैसे टीचर नहीं स्ट्रिक्ट होते, कोई रियायत नहीं, वैसे यहाँ पर कोई रियायत नहीं। नेक्स्ट वाली टर्म हमेशा प्रीवियस वाली टर्म से बड़ी होगी, फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगी। और नेक्स्ट वाली टर्म अगर हमेशा
प्रीवियस वाली टर्म से छोटी आ रही है तो फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर n, तो ऐसी सीक्वेंस हो जाएगी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं यहाँ पर n, ये देखिए कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो रही, बस लगातार बढ़ती चली जा रही हैं सारी टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। वहीं पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करें -n ले लीजिए, तो ये -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, कोई भी टर्म यहाँ पर रिपीट नहीं हो रही, ठीक है, बस घट रही है तो घटती ही चली जा रही। वहाँ पे क्या था, घट रही है, कुछ टर्म कांस्टेंट हुई, यानी कि कुछ टर्म रिपीट हुई फिर से घटी, कुछ टर्म रिपीट हुई फिर से घटी, ऐसे चल रहा था। वहाँ पर कैसे चल रहा था, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के केस में, जैसे ऐसे टर्म ऐसे टर्म घटी फिर कुछ रिपीट हुई फिर घटी, कुछ रिपीट फिर घटी, कुछ रिपीट, ठीक है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में क्या हो रहा था, पहले कुछ टर्म बढ़ी फिर कुछ रिपीट, फिर बढ़ी फिर रिपीट, फिर बढ़ी फिर रिपीट, ऐसा ग्राफ था, ठीक है। लेकिन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में क्या है, यहाँ पर अगर घट रहा है तो लगातार घटेगा, ग्राफ क्या होगा, लगातार घट रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ग्राफ लगातार बढ़ेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में, तो ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ। अगर आप ग्राफ से समझना चाहें, ये हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये किसका हो गया, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का, और ये किसका हो गया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का, ठीक है। तो इस तरीके से बाय ग्राफिकल आप समझ सकते हैं आसानी से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो दोनों के एग्जांपल भी मैंने बता दिए, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, एक होता है मोनोटोनिक सीक्वेंस, केवल क्या होता है, मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो यहाँ पर फिफ्थ टाइप क्या होता है, मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस हम सिंपली आपको बता दें, एक ऐसी सीक्वेंस जो आपके पास आइदर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो या फिर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक अगर आ रहा है तो वो कैसी हो जाएगी, मोनोटोनिकली, या फिर केवल मोनोटोनिक सीक्वेंस होगी। सिंपल से समझने का मतलब ये है कि ना मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रही हो, ना स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रही हो, ना स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रही हो, यानी कि एक मोनोटोनिक, ना बढ़ रही है ना घट रही, बस सारे टर्म्स रिपीट होते चले जा रहे हैं, यानी कि कांस्टेंट सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस को हम बोल सकते हैं कि वो मोनोटोनिक सीक्वेंस होती हैं। तो मोनोटोनिक की वैसे डेफिनेशन क्या होती है, अ सीक्वेंस Sn which is either monotonically increasing or monotonically decreasing। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं अ कांस्टेंट सीक्वेंस, कोई भी कांस्टेंट सीक्वेंस है, फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट हमने लिखा है Sn इज इक्वल टू 2024 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर n। सारी n की वैल्यूज़ के लिए हमेशा Sn के सारे टर्म 2024 आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया है, ये कुछ इस तरीके से सीक्वेंस आएगी 2024 2024 2024। अब देखिए यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, Sn+1 ग्रेटर देन इक्वल टू Sn आ रहा फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। भाई दोनों में एक कंडीशन होनी चाहिए, अब ग्रेटर देन तो है नहीं तो सारी इक्वल टू आ ही रही हैं, यानी कि ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। इसकी बात कर लीजिए Sn+1 लेस देन इक्वल टू Sn फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर लेस देन भी टर्म नहीं है, इक्वल टू, तो ये भी इनइक्वालिटी फॉलो हो रही है, ये भी इनइक्वालिटी, यानी कि कांस्टेंट सीक्वेंस दोनों होती हैं, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी होंगी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी होंगी। तो ऐसे सीक्वेंस को बोलेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस। क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक सीक्वेंस बोलेंगे। और जो ना इंक्रीज कर रही हो मोनोटोनिकली और जो ना डिक्रीज कर रही हो मोनोटोनिकली, उस सीक्वेंस को बोलेंगे हम यहाँ पर नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस। क्या बोलेंगे, नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस बोलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर क्या ले सकते हैं, अ जीरो सीक्वेंस।
ठीक है। तो जीरो सीक्वेंस भी आपके पास एक किसका एग्जांपल होगा, मोनोटोनिक का होगा। कांस्टेंट सीक्वेंस भी एक मोनोटोनिक सीक्वेंस होती है, ठीक है। अब जो सिक्स्थ टाइप है यहाँ पर नॉन मोनोटोनिक, नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस। नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है, अ सीक्वेंस विच इज neither monotonically increasing, ना तो मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रही है नॉर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ना तो मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रही हो ना ही तो मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रही हो। तो ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस बोलेंगे। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, -1 की पावर n, ठीक है, -1 की पावर n। अब देखिए ये कैसे नॉन मोनोटोनिक है, पहले तो -1 आया, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज। तो इसमें कोई भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुई, ना तो ये वाली ना तो ये वाली। तो ये ना मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है ना ही तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। तो ये सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, ये सीक्वेंस हो जाएगी आपके पास नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो समझ में आ जाएगा। ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिजल्ट जो भी हैं आपके MCQ टाइप क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या है, जैसे कि कांस्टेंट सीक्वेंस है तो इसमें केवल एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, इक्वल वाली, यानी कि सारी टर्म्स क्या आ रही थी, इक्वल। अगर सपोज दैट इक्वल वालों के छोड़ दो, केवल और केवल अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन आ रही ग्रेटर देन या फिर लेस देन, तब भी तो हमारे पास ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होंगे। दोनों भाई ये वाली इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, दोनों में कोई एक अगर आ रहा है तो हमारे पास इस इनइक्वालिटी को लगा सकते हैं। तो केवल अगर ये आ रहा है तब भी ये सही है, केवल लेस देन आ रहा तब तो ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। तो इसका कहने का मतलब क्या है, जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसको एक तरीके से ऐसे भी तो लिख सकते हैं, Sn+1 ग्रेटर देन इक्वल टू Sn फॉर ऑल एंड बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। अब कोई ज़रूरी तो है नहीं कि ये हमेशा इक्वल आए, अगर हमेशा इक्वल नहीं आ रहा, केवल हमेशा ग्रेटर देन आ रहा, तब भी तो बात तो यही है, बस ये है कि हाँ इसमें सारी की सारी इक्वल नहीं आ रही तो इसका नेम चेंज कर दिया, इसको बोल दे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। वैसे इसका एक और नाम है मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या है कि जितनी भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है वो सारी की सारी कैसी हैं, मोनोटोनिक सीक्वेंस हैं। लेकिन सारी मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, नो। ये देख लीजिए यहाँ पर हमने एग्जांपल जो लिया था मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मोनोटोनिक हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या है, एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज मोनोटोनिक बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। लेकिन मोनोटोनिक सीक्वेंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, ये हमेशा ट्रू नहीं है। बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, ठीक है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टोटल 6 टाइप की यहाँ पर हमने डिस्कस की सीक्वेंसेस। एक तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, दूसरी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होल्ड करती है इंक्रीजिंग की, यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी लेस देन की होल्ड करती है, ठीक है। यहाँ पर स्लैक इनइक्वालिटी होती है या स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है, ठीक है। तो 4 टाइप तो यही हो गए, 5वां मोनोटोनिक सीक्वेंस और 6वां हो गया नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस, ठीक है। और भी यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो प्रीवियस क्लास में हमने आपको टोटल एग्जांपल्स दिए थे ना सॉल्व करने के लिए। अब उन सारे एग्जांपल्स से आप
पता लगाएंगे कौन सी सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, कौन सी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, कौन सी मोनोटोनिकली मोनोटोनिक है, कौन सी नॉन मोनोटोनिक है, और कौन सी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कौन सी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये सारी चीज़ें प्रीवियस क्लास में जितने भी एग्जाम्पल्स कराए थे उन सब में अब यही चीज़ आपको खोजनी है, ठीक है। तो एक शॉर्टकट तरीका आपको बताएं शॉर्ट नोट्स बनाने का। आप क्या करेंगे, अभी तक 10 से 12 एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं सीक्वेंसेस के। आप क्या करेंगे, एक A4 शीट पेपर लेंगे, एक कॉलम बनाएंगे सीक्वेंसेस का, वहाँ पर 10 से 12 एग्जाम्पल लिख लीजिए लाइन से, बिल्कुल ठीक है। जैसे ऐसे आपने बना लिया, यहाँ पर सारी की सारी सीक्वेंस हो गई। इसके बाद एक कॉलम बनाइए यहाँ पर अपर बाउंड का, ठीक है। एक कॉलम बनाइए फिर लोअर बाउंड का, ठीक है। एक अपर बाउंड का, एक लोअर बाउंड का, फिर एक में लिखिए बाउंडेड का, बाउंडेड है या फिर नहीं। एक कॉलम बनाएंगे लिमिट का, अभी लिमिट भी पढ़ाएंगे तो उसमें पता लग जाएगा इस सीक्वेंस की लिमिट क्या है। एक कॉलम बनाइए लिमिट पॉइंट का, ठीक है। फिर एक कॉलम किसका बनाइए, ये मोनोटोनिसिटी का। तो इसमें क्या हो जाएगा, 6, 7, 8 जो टॉपिक हैं, सीक्वेंसेस तो सेम ही रहेंगी, उन्हीं पे तो सारी स्टडी करनी है। तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा ये सीक्वेंस है, हाँ ठीक है, ये मोनोटोनिक है, ये इसका अपर बाउंड ये है, इसका लोअर बाउंड ये है, ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, ठीक है, इसका लिमिट पॉइंट ये है और इसका लिमिट ये है। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग एक A4 शीट पेपर पे सारी सीक्वेंसेस लिख के कॉलम वाइज वहाँ पर सारी डिटेल फिल कर सकते हैं, जिसको याद करने में आसानी आपको हो जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्लस्टर पॉइंट, जिसको लिमिट पॉइंट भी बोलते हैं, और दूसरा लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, ठीक है। तो लिमिट और क्लस्टर पॉइंट दोनों को डिस्कस करेंगे। फिर जितने भी एग्जांपल्स आज लिए हैं ये एग्जांपल फिर से कल करेंगे, ठीक है। फिर इन्हीं एग्जांपल्स में लिमिट निकालेंगे, क्लस्टर और लिमिट पॉइंट्स निकालेंगे, पता करेंगे किसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, किसका नहीं कर रहा है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।